वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जिनी मेक अ विश के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में इब्लिस उनबिस के सामने खड़ा होकर पास्ट याद करने की कोशिश करता है। उधर सादी भी घर लौट आया है, जहाँ हुनबिस का हमशक्ल उससे पूछता है कल क्या हुआ था। तभी उसके सामने एक आदमी बताता है कि कल रात को सादी बाहर किसी से मिलने गया था और इसने आपकी कालीन के धागे भी निकाले, साथ में मुझे भी भागने को कहा। ये सुनने के बाद उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वो नौकर को जान से मरवा देता है। जूनू ये सब देखकर घबरा जाता है। इसका मतलब जूनू भी इस लड़के का असली पिता नहीं है। खैर, लड़का सादी से फिर पूछता है कल रात तुमने सबको क्यों सुला दिया था? उसके बाद तुम कहाँ गए थे? सादी उससे कहता है मैं इब्लिस के पास गया था। तभी लड़का हंसकर उससे कहता है मैं यही चाहता था, तुम इब्लिस के पास जाओ और मुझे पता चल सके कि क्या इस जन्म में भी वो लड़की मेरा धागा तोड़ सकती है। ये जानने के बाद सादी उस लड़के को पहली बार उसके नाम से बुलाता है। कहता है खालिद, तुम ये सब मत करो, ये बहुत खतरनाक है। खालिद मुस्कुराते हुए कहता है मेरा असली मकसद तो कायोंग तक पहुंचकर उसको मारना है, जिससे मैं इब्लिस का मालिक बन जाऊंगा। फिर दुनिया के सारे जिन्नों को अपना गुलाम बनाकर दुनिया पर राज करूंगा। दूसरी तरफ इब्लिस चिराग में वापस लौटता है, जहां कायोंग इब्लिस से पूछती है खालिद कौन है? इब्लिस कहता है उसे नहीं पता। कायोंग इब्लिस को बताती है उसने रेत की घड़ी को फिर से छुआ था। अब की बार उसे पास्ट में कुछ अलग दिखा, जिसमें वो एक बच्चे को देखती है जो कालीन बुन रहा है। उस जन्म में कायोंग उसे खालिद कहकर पुकारती है, लेकिन इब्लिस को कुछ भी याद नहीं आता। अब कायोंग धागे की पावर जानने के लिए उसे नानी के हाथ पर बांधती है। उसे पता चलता है कि ये जादुई धागा सिर्फ जिन्नों पर काम करता है और सिर्फ कायोंग ही है जो इसे तोड़ सकती है। ये धागा पहले सफेद था, पर खून लगने के बाद ये काला हो चुका है। कायोंग इब्लिस को परेशान करने के लिए उसे फिर से धागे से बांध देती है। दूसरी तरफ हमें जूनू को दिखाया जाता है, जो अब खालिद की सच्चाई जानकर बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि उसके सामने एक खून हो चुका था। ये देखकर वो उल्टियां करने लगता है, जैसे वो अंदर से बुरी तरह हिल चुका है। तभी एक औरत उसके पास आती है, जो उसे बताती है कि खालिद हम सबका आका है, इसलिए तुम्हें भी उनकी बात माननी होगी। आगे वो जूनू से कहती है आज जितनी उल्टियां करनी है कर लो, क्योंकि कल तुम्हें कहीं हाइकिंग पर जाना है। उधर नानी और मिंजी कॉफी शॉप में फिर से मिलते हैं, जहां मिंजी नानी से पूछती है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम सब मिलकर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे? नानी मना करती है। मिंजी उन पर यकीन कर लेती है। दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं और धीरे धीरे मिंजी इमीजू की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं कि इमीजू ही कायोंग की नानी है। अब हमें कायोंग को दिखाया जाता है, जो मिस्टर सेंग से मिलने जाती है और उसे उसकी कार की हेडलाइट से मिला एक सुनहरा बाल दिखाती है, जिसे देखकर सेंग घबरा जाता है और कायोंग से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? जिस पर कायोंग कहती है मैं पागल नहीं हूँ जो अकेले आऊंगी। कायोंग सेंग को बताती है मुझे पता है जंगल में जो कंकाल मिला है और जो लड़की गायब हुई है, उन दोनों के पीछे तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी कार में ब्लैक हेयर डाई मिली थी। तुम एक सीरियल किलर हो जो उन लड़कियों को मारता है जो बाल कलर करती हैं। उन्हें मारने से पहले तुम उनके बाल फिर से काले करते हो। ये सब सुनकर मिस्टर सिंह बहुत डर जाता है। तभी कायोंग कहती है मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी सबूत नहीं छोड़ती। मिस्टर सिंह चैन की सांस लेता है और कहता है मैं पास्ट में जाकर सबूत मिटा सकता हूँ। फिर क्या तुम मेरी पार्टनर बनकर अगला खून मेरे साथ करोगी? कायोंग जवाब देती है पहले जाओ सबूत मिटा कर आओ। इसके बाद कायोंग घर लौटती है तो इब्लिस उससे पूछता है तुमने सबूत पुलिस के हवाले क्यों नहीं किए? कायोंग कहती है क्योंकि जो लड़की अभी गायब हुई है उसकी लाश कहाँ है ये सिर्फ सेंग ही जानता है, इसलिए जब वो सबूत मिटाने पास्ट में जाएगा तो तुम उसके साथ जाओगे और हम उसे पकड़ लेंगे। इब्लिस कायोंग का प्लान सुनकर हैरान रह जाता है। कायोंग इब्लिस को चिराग के बारे में बताती है,
कि तुमने तो कहा था कि 983 साल तक तुम इसमें कैद थे, लेकिन ये चिराग तुम्हारी कैद से 20 साल बाद बना है, तो तुम 20 साल तक कहाँ रहे? इब्लिस ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। तभी सईद वहाँ आकर बताता है कि उसने खुशबू से उस अमर लड़के की पहचान कर ली है। इब्लिस और सईद उसके घर के पास पहुँचते हैं जहाँ वो लड़का रहता था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। इब्लिस, कायोंग, नानी और मिंजी सईद को लेकर दुबई जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे वहाँ किसी से मिलना है। दुबई पहुंचकर इब्लिस और कायोंग एक सुराही के पास जाते हैं। इब्लिस कायोंग से सुराही के जिन को बुलाने के लिए कहता है। सुराही में से एक फीमेल जिन बाहर आती है। वो कायोंग को बताती है वो इब्लिस की एक्स है। कायोंग कहती है, अच्छा तुम ही हो वो जीनिया। कायोंग दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इब्लिस जीनिया से कहता है कि उसे कुछ बातें करनी है। जीनिया उससे अपनी सुराही के अंदर ले जाती है। इब्लिस उससे शादी के बारे में पूछता है। अब हमें पता चलता है कि इब्लिस के भाई ने एक इंसान से शादी की थी, जिन से नहीं, इसलिए उनका बेटा आधा जिन और आधा इंसान था। वो लड़का कालीन बुनता था, अब वो मर चुका है क्योंकि आधा इंसान होने की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर था। इब्लिस जीनिया से पूछता है कि क्या शादी के बेटे का नाम खालिद था? जीनिया मना कर देती है, उसे नहीं पता। इब्लिस पूछता है कि उसने कायोंग को कैसे पहचाना, जबकि वो तो 8 साल की उम्र में ही मर गई थी। जीनिया गलती से बोल देती है, कायोंग की वजह से ही तो तुमने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, तुम्हें याद नहीं? क्योंकि तुम्हारी 20 साल की यादें मिटा दी गई हैं। इतना बोलकर जीनिया वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर रियो इब्लिस के एक और भाई से मिलने जाते हैं, जिसका नाम जहारा था, जो आत्माओं से फूल उगाता था। 1000 साल पहले उसने एक गलती की थी, जिसकी वजह से उसका पूरा बाग खत्म हो गया था। सिर्फ एक अमर जीव का फूल ही बचा है, जिसे वो अब तक संभाल रहा है। मिस्टर रियो उसे बताते हैं कि इब्लिस आजाद हो चुका है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर रियो उसे चेतावनी देते हैं, अगर तुमने इब्लिस को उन 20 सालों के बारे में कुछ भी बताया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखना। जिसके बाद रियो इरिम से मिलता है। इरिम रियो से कहती है कि इब्लिस जीनिया से बात करने गया है और जीनिया के बारे में इरिम ने ही इब्लिस को बताया था। इसके बाद रियो गुस्से में इरिम की आवाज छीन लेता है क्योंकि उसने रियो से बिना पूछे इब्लिस को जीनिया तक पहुंचाने में मदद की। उधर दुबई में इब्लिस एक टूरिस्ट साइट पर पहुंचता है, जहां एक पुरानी तलवार पत्थर में धसी हुई है, जिसे इब्लिस का कहर कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में किसी ने इब्लिस के खजाने को लेने की कोशिश की थी। तब उसने गुस्से में अपनी तलवार इस पत्थर में दबा दी थी और तब से अब तक कोई भी उस तलवार को निकाल नहीं पाया। इब्लिस को उस जगह पास्ट की कुछ यादें नजर आने लगती हैं। तभी कायोंग उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तलवार है? इब्लिस समय रोककर बड़ी आसानी से तलवार निकाल देता है और बताता है कि हाँ, ये मेरी ही तलवार है। कायोंग चौंक जाती है। इब्लिस से कहती है, उसे वापस रख दो, ये टूरिस्ट प्लेस है, दुबई में ये बहुत बड़ा क्राइम है। इब्लिस तलवार वापस रख देता है। अगले दिन कायोंग नानी को चुपके से उनकी बेटी यानी कायोंग की माँ से मिलवाने ले जाती है। नानी उन्हें दूर से देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद कोरिया में मिस कांग अपनी आखिरी विश मांगती है। तब उसे इब्लिस की एक कहानी याद आती है कि एक आदमी ने अपनी 3rd विश के लिए इब्लिस को 72 साल तक इंतजार करवाया था और फिर विश मांगी थी कि इब्लिस भूल जाए कि वो 2 विश मांग चुका है। कांग भी वही सेम विश मांगती है। इब्लिस मुस्कुराकर कहता है, लालची औरत, तुम खुद सोचो, अगर मैंने उसकी ये विश पूरी की होती तो क्या मुझे ये कहानी याद रहती? अब मिस कांग समझ जाती है कि वो धोखा खा चुकी है। जिसके बाद इब्लिस कायोंग को सब कुछ बताता है। कायोंग इब्लिस से कहती है, लगता है अब तो मैं पक्का हार जाऊंगी। फिर पूछती है कि लोग अपनी आखिरी विश के बाद और विश मांगने की जिद नहीं करते। इब्लिस एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। कायोंग समझ जाती है और कहती है, आखिरी विश पूरी होते ही तुम उनकी याददाश्त मिटा देते हो, वो तुम्हें भूल जाते हैं और उन्होंने क्या खोया क्या पाया सब कुछ भूल जाते हैं। कायोंग की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, ये तो गलत है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। जिसके बाद सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहां सईद इरिम से मिलता है। उसे पता चलता है कि रियो ने इरिम की आवाज छीन ली है। वो गुस्से में रियो पर हमला कर देता है। तभी इब्लिस भी वहां पहुंचता है और रियो को मारता है। दोनों में काफी फाइट होती है।
फिर इब्लिस रियो से पूछता है, मैंने सदियों पहले तुम्हारा एक पंख चुराया था, मैंने उसका क्या किया था? रियो कहता है, ये मुझे कैसे पता होगा? अब इब्लिस कहता है कि तुम उस अमर लड़के को मार दो, क्योंकि अब वो कायोंग के पीछे है। जिस पर रियो उसे बताता है कि वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि इब्लिस ने ही उसे अमर बनाया है। रियो ये भी बताता है कि शादी को उस अमर बच्चे ने गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि वो अमर बच्चा ही शादी का बेटा है। इब्लिस कहता है, लेकिन शादी का बेटा तो मर चुका था। रियो ये भी बताता है कि वो इब्लिस को अपना गुलाम बनाना चाहता है। ये सब सुनकर इब्लिस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें कायोंग को दिखाया जाता है, जो ट्रैकिंग पर जाती है। पहाड़ की चोटी पर उसे जूनू मिलता है। खालिद ने उसे भेजा था। वो पूछता है, तुम्हारी कितनी विस बची है? कायोंग कोई जवाब नहीं देती। जूनू उसे फिर कहता है, वो मजबूर है और उसे ये सब करने के लिए बोला गया है। जिसके बाद जूनू कायोंग को धक्का देकर खाई से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए कायोंग पहली बार डर को महसूस करती है। आखिरी पलों में वो नानी, मिंजी और इब्लिस को याद करती है। वो नीचे गिरती उससे पहले इब्लिस वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्यों कूदी तुम? नीचे गिरकर मरना चाहती हो क्या? जिस पर कायोंग कहती है, आज मैंने डर को महसूस किया है, ये बहुत डरावना था और मैं खुद नहीं कूदी। इब्लिस उसे डांटते हुए कहता है, तो अपने आप को बचाने के लिए विश क्यों नहीं मांगी? कायोंग धीरे से कहती है, अगर मैं ऐसा करती तो आखिरी विश मांगते ही तुम्हें भूल जाती। इब्लिस ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर कायोंग को कसकर गले लगाता है और कहता है, तुम एकदम साइको हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।